समझदार लोगों का कहना है कि अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। ठीक इसी तरह किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम उसके बारे में या उसको बुरा भला तो ना कहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अहंकार में इन सभी हदों को पार कर जाते हैं और परमात्मा का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकारी व्यक्ति होता है, क्योंकि अहंकारी कभी कुछ ठीक कर ही नहीं सकता। आज का जो किस्सा है वो ठीक ऐसा ही किस्सा है। ना ही इस किस्से में हॉरर है, खौफनाक वाक्य है, बल्कि एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा संदेश है जो शायद हर एक को फॉलो करना चाहिए। विक्रांत, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने ये किस्से के बारे में चर्चा की और जैसे जैसे वो किस्से को बताते जा रहे थे, जैसे जैसे ये किस्सा आगे बढ़ता जा रहा था, मुझे उस खास किरदार पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो सामने होता तो शायद मैं उसकी उम्र का भी लिहाज ना करता। क्या है वो किस्सा? कौन है ऐसा शख्स कि जिसके बारे में सुनकर इंसान अपने ही संस्कारों को भूलने पर मजबूर हो जाए? शुरू करते हैं आज का किस्सा, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश आपसे कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलर व्यूअर हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करना आपको अच्छी लगी, और कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर बताना कि क्या ऐसा शख्स आपके पास अगर आ जाए, आपके सामने आ जाए, तो आप खुद को कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं। शायद मैं बड़ी बड़ी बातें कई बार करता हूँ, लेकिन मैंने जैसा कहा कि जब मैं किस्सा ये सुन रहा था तब मुझे भी ये महसूस हो रहा था इमेजिनेशन में कि अगर मैं सामने होता तो मैं खुद को रोक ना पाता। जैसा मैंने कहा कि विक्रांत जयपुर के रहने वाले हैं। ये बेसिकली एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं, और जो ये किस्सा है तकरीबन आज से 10 बरस पहले का है। अब तो विक्रांत की भी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, अच्छा परिवार है। लेकिन जब ये किस्सा हुआ तब विक्रांत अभी शादीशुदा नहीं थे, और अभी कॉलेज वगैरह की जो लाइफ है वहीं से इनका कॉलेज वगैरह ख़त्म हुआ था। और ये कहते हैं कि हमारा जो जो कॉलोनी है, नो डाउट वो पॉश कॉलोनी है, लेकिन वहाँ पर एक अच्छी कम्युनिटी है। लोग भंडारे भी लगाते हैं, गरीबों की सहायता के लिए फंड भी जुटाते हैं, और भी तरह तरह के, जैसे कोई लट से कपड़े किसी के लिए कर दिए, बनवा दिए, या फिर बच्चों को स्कूल के लिए यूनिफॉर्म्स देना या उनके फंडिंग करना। तो हम सब ने ना एक ग्रुप बना के रखा हुआ है जिसमें सभी ये लोग जितने भी हैं, इंक्लूडिंग हमारा घर भी, हर महीने कुछ ना कुछ देते हैं, और फिर वो जो कलेक्टिव अमाउंट होती है उसको किसी न किसी अच्छे काम में लगाया जाता है। इस चीज़ के लिए हमारी कॉलोनी खासा मशहूर है, लेकिन सिर्फ एक घर को छोड़कर, और वो घर भी बिल्कुल हमारे पास का घर। अब ये घर, ऐसा एक शख्स इस घर में रहता था। बेसिकली वो काफ़ी सीनियर पोजीशन से रिटायर हुआ था, गवर्नमेंट जॉब की। अब पता नहीं इसी चीज़ का अहंकार उसे या क्या बात थी, सारी कॉलोनी में कह सकते हैं कि उसी की जो कोठी थी वो सबसे आलीशान थी। मतलब कि एलीट में भी सबसे एलीट वही था। छोटा सा परिवार था, बहुत बड़ा परिवार नहीं था। पत्नी, बेटी और बेटा। बेटी और बेटा दोनों कॉलेज गोइंग। पत्नी, सिर्फ कह सकते हैं कि इस घर में सिर्फ जो पत्नी थी वही संस्कारी थी, वही बेचारी अच्छी थी। बाकी सबकी नाक पे गुस्सा, सबके दिमाग में घमंड सवार रहता था। वो ना कॉलोनी में किसी से बात करते थे, और ना ही जो ये हमारी सोसाइटी थी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन करते थे। ना ही किसी से सीधे में बात करनी। अगर कोई रास्ते चलता उनको राम राम जी, नमस्ते, नमस्कार कुछ भी कह देता तो उसका जवाब तक नहीं देना। यही हाल उनके बच्चों का भी था कि अगर कोई सामने से बुजुर्ग आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि जैसे चलो कोई ना भी करे, प्रणाम ना भी करे, एक श्रद्धा से, एक सम्मान से सर थोड़ा सा झुकता है, वो भी नहीं, एक बिल्कुल सीधी नज़र साइड पे इग्नोर करके चले जाना। अब धीरे धीरे सब लोगों को पता था कि भाई ये है ही ऐसे, तो इनसे कोई ज़्यादा रास्ता रखता भी नहीं था। लेकिन जो उस शख्स की पत्नी थी उसका हमारे घर में आना जाना तकरीबन लगा रहता था। वो बेचारी कह सकते हैं ना कि कुछ समय के लिए जेल से बाहर जाना वो हिसाब होता था। अब एक इंसान यानी कि हस्बैंड हो भी तो चलो बच्चों से उम्मीद होती है, और बच्चे भी जब वैसे हो जाएं तो फिर क्या उम्मीद रहनी। शायद यही हाल उस लेडी का भी था, और इसलिए वो अपना समय अपने आप को कुछ ठीक महसूस कराने के लिए वो आ जाती थी घर पे भी, और मेरी माँ के साथ उनकी काफ़ी अच्छी बनती थी। लेकिन धीरे धीरे
समय बीतने के साथ आता है एक ऐसा दिन जिसके बाद हमारे कॉलोनी में तो ज़्यादा कुछ नहीं बदला, लेकिन उस घर में जो बदला और जैसे बदला और जिस तरह से बदला, आज तक मिसाल दी जाती है। तब शाम का समय था, मेरे घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और मैंने उनको कहा था कि आप बाहर से ताला लगा देना, मैंने कहीं बाहर जाना नहीं था। और मैं छत पर, मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ था, सुहावना हुआ था, और मैं छत पर बैठा मोबाइल में कुछ गाने वगैरह सुन रहा था। मुझे बड़ी दूर से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई शायद अपना कॉलोनी में आया है, कुछ मांग रहा है, लेट से कोई फ़कीर वगैरह, कुछ आवाज़ भारी थी। और एक ख़ास आवाज़ आ रही थी जिससे मुझे ये आभास हुआ कि जो भी ये हैं, ये आमतौर पे अब अलग-अलग उनके लिए शब्दावली का यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसजेंडर मैं कहूँगा, शायद सबसे सभ्य जो वर्ड है ये यही है, ट्रांसजेंडर, या फिर ख्वाजा सरा भी कह सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ही पता है बेचारों को किस किस नाम से पुकारा जाता है, जो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं लगते बोलने में। तो ख्वाजा सरा या फिर ट्रांसजेंडर, तो हम ख्वाजा सरा ही बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा सा वर्ड और लगेगा, ख्वाजा सरा आए। और हमारे पंजाब में ख़ास तौर पर उनको बाबा बोलते हैं, बाबा, बाबा जी बोल देते हैं, बाबा बोल देते हैं, या फिर मेनली यही बोलते हैं। आपके इलाके में उनको क्या क्या बोलते हैं प्लीज़, अगर कुछ ऐसा शब्द जैसा मैं जिसको मैं यूज़ नहीं कर रहा, आपको ही पता है, वो अगर हो उसको छोड़ के कोई ये हो और नाम हो, अलग अलग हो, तो वो आप ज़रूर बताना कि किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो मैं ख्वाजा सरा का नाम ही लूँगा। अब वो उनकी एक पर्टिकुलर ताले की आवाज़ से पता लग रहा था कि वही हैं, और वो शायद घरों में पैसे मांग रहे थे। अब इस चीज़ में वो धीरे धीरे आवाज़ घर के पास आती जा रही थी, और फिर वो हमारे घर के सामने आई। अब मेरे पास पर्स भी नहीं था, मतलब पैसे नीचे थे, और फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैं थोड़ा सा आलस में था। और वो ताड़ी बजा के कहते हैं कि जैसे अपनी भाषा में वो बोलते हैं, जी तेरे तुझे परमात्मा खुश रखे, ऐसा करे। और वो मेरी तरफ होकर कहते हैं कि ला बेटा पैसे, थोड़े से पैसे दे। तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा यूज़ करूँगा, बाबा जी घर पे ना कोई है नहीं है। तो हँस के कहता है, अरे तू सामने खड़ा है, कहता मतलब मेरे कहने का मतलब है कि घर के और मेंबर नहीं है, मम्मी भी नहीं है घर पे। तो दरअसल अभी नीचे से आपके सामने ताला भी लगा हुआ है, तो अगर होते तो मैं आपको दे देता, आप फिर किसी तरह ना, पक्का मैं आपको ना ज़्यादा दिलाऊंगा। तो पता नहीं उस बेचारे के क्या मूड में था, वो कहता चलो ठीक है, मुझे याद रहेगा, मैं फिर कभी खाऊंगा। तो अब वो आगे बढ़ता है। शायद मुझे वहां पर कह देना चाहिए था कि प्लीज इस घर में मत जाना, लेकिन अगर मैं ओपनली ये बात बोलता तो भाई मेरे गले में भी बात पड़ सकती थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, शायद मैं अगर बोल देता तो मैं तो किसी तरीके से बच जाता। अब वो बेचारा अगले घर जाता हुई, ये घर उन्हीं शैतानों का घर था, उन्हीं हैवानों का घर था। ये वहां पे जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, बेल कराते हैं, कुछ देर तक कोई आता नहीं। और आपको पता है कि उनकी आवाज़ काफ़ी लाउड होती है, कईयों को नहीं भी अच्छी लगती। मेरे साथ भी एक ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ था, मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा उसके बारे में, लेकिन वो इस किस्से के बाद। अब कुछ समय बाद वही शख्स, वो रिटायर ऑफिसर बाहर आता है बड़े गुस्से से, दरवाज़ा खोलता है और उसको बड़े बुरे तरीके से, और उनको बड़े बुरे तरीके से बोलना शुरू कर देता है, क्या चाहिए तुझे, क्या तूने शोर मचा कर रखा है। तो वो बेचारा बड़ी हलीमी से कहता है कि अरे बाबू, थोड़ा सा पैसे दे दो ना, रात को खाने का इंतजाम हो जाएगा। वो उनको काफ़ी बुरा भला बोलता है और कहता है कि चल यहाँ से, निकल यहाँ से आगे, और तू मुझे इस कॉलोनी में नज़र नहीं आना चाहिए। अब वो बेचारे जो ख्वाजा सर हैं वो बोलते हैं कि अरे बाबू, पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, लेकिन बेइज्जती तो मत करो। माना कि परमात्मा ने हमें पूरा नहीं बनाया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई हर कोई बेइज्जत करे। और जो आप में से इनके बारे में जानते हैं, ये जब बड़े दिल से कोई बद्दुआ देते हैं तो फिर इनकी बद्दुआ लगती भी है। तो जो सच्चे होते हैं, कई तो आजकल वैसे ही बन के फिरते हैं ना, लेकिन जो सच्चे होते हैं उनसे हलीमी से, अच्छे से बात करनी चाहिए। और ये बहुत बदतमीजी से, बदतमीज तो था ही वो आदमी, और ऊपर से जो थोड़ा सा बेचारा अपने से कमतर लगे तो इन पर ये ज़्यादा ही इनकी कुछ चलती है। तो अब ये उनके साथ और ज़्यादा बदतमीजी से बात करने लग पड़ा। और जैसे ही वो बेचारा कुछ बोलता कि चलो कोई बात नहीं मैं आगे चला जाता हूँ, तो वो और परेशान करता, तो वो आगे नहीं, तू नज़र नहीं आना चाहिए, जल्दी से यहाँ से भाग के जा।
और वो बेचारा कहता कि देखो आपने पैसे नहीं देने कोई बात नहीं, अब ये थोड़ा कि मैं आगे किसी से ना लूँ, ये मेरी मर्जी उनकी मर्जी, वो देंगे ठीक है नहीं देंगे आप कौन होते हो कहने वाले। अब बस ये कहने की देर थी तो वो थोड़ा सा और गुस्सा हो गया। अब ये काफ़ी ऊंची ऊंची बोल रहा था और देखते देखते सारी कॉलोनी जो है उसमें से कुछ घरों में से लोग बाहर आना शुरू हो गए। अब कोई भी उस आदमी से भिड़ना नहीं चाहता था। हो सकता है कि सबकी सहानुभूति उस ख्वाजा सरा के साथ होती, लेकिन इस पर्सन की वजह से कोई भी आगे नहीं आ रहा था कि भाई ये तो बेचारा अभी चला जाएगा यहाँ से, तो हमने तो यहाँ पे रहना है, हमसे ऐसी बाद में दुश्मनी मोल लेंगे हम। अब ये बदतमीजी पे बदतमीजी किया जा रहा था, वो भी बेचारा थोड़ा सा कितनी देर तक कोई सहता है अपनी बदतमीजी, चाहे वो को फकीर हो चाहे कोई भी हो, हर एक की अपनी इज्जत तो होती है। तो वो थोड़े से गुस्से कहता है कि बाबू नहीं देना तो कितनी बार कहा है, कोई बात नहीं अब मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे दोबारा मत टोकना। अब ये जो शख्स था ये उसको कहता है कि ठीक है तू इतना अपने आप को समझता है, तुझे बताता हूँ मैं। ये जल्दी से अंदर जाता है और कोई उसके लक्कड़ का डंडा लकड़ी का होता है वो लेकर आता है और उसको मारने के लिए आगे जैसे हवा में करके रोक लेता है। अब इसको लगा होगा कि ख्वाजा सरा कहेंगे कि भाई पीछे हो जाएंगे डर के या कुछ होगा, तो वो बेचारा हटा नहीं पीछे, वो कहता है कि तेरी हिम्मत है तो तू मार ले, उसके बाद फिर तेरा क्या होगा वो तो फिर सब देखेंगे जो यहाँ पे देख रहे हैं। अब उसकी थोड़ी सी ईगो पे आ गई कि बात भाई अगर मैं इसे नहीं मारता हूँ तो फिर लोग आसपास कहेंगे कि बस इसकी इतनी हिम्मत थी। और वो गुस्से में आके पहले उस बेचारे की कमर पे मारता है। अब जब कमर पे मारता है उस बेचारे की आह निकलती है। कुछ लोगों के मैं देख रहा क्या था कि कदम जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब ख्वाजा सरा थोड़ा सा बेचारा उस मूड में कहता है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, कुछ पैसे ही मांगे थे नहीं देने थे तो मुझे मारने पर आ गया। अब इससे पहले कि कुछ और बेचारा कह पाता, वो बदतमीज इंसान बड़े गुस्से से उसके सर पे मारता है और जैसे ही उसके सर पे मारता उसका सर फट जाता है। खून उसके बिल्कुल आंखों के पास मुंह में जैसे नदी की धार की तरह बह जा रहा था। ये देख के तो सबका दिल पे शीश गया। मैं खुद न रह सका, मैं जल्दी से नीचे की तरफ भागा। दरवाज़ा तो बाहर से बंद था, लेकिन हमारे जो घर की दीवार थी उसके पास कुछ डब्बा रखा था जहाँ से ऊपर दीवार को फांदा जा सकता है। मैं जल्दी से दीवार की तरफ फांद के गया, उनको सहारा दिया और अंकल की तरफ, अंकल रहने दो बस हो गया, बेचारे को कितना मारोगे। और जल्दी से उसकी जो साड़ी थी, साड़ी टाइप था, उसको मैंने जल्दी से फाड़ा, जितना फाड़ा उनका कपड़ा बांधा कि भाई खून और ना बहे, क्योंकि खून बहुत बह रहा था। और मैं कहता हूँ कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, मैं अभी अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ, वो बहुत चोट लगी है। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराता है, कहता नहीं बेटे जीता रहा है, तू जिंदगी में बहुत खुश रहेगा, लेकिन ये अब खुश नहीं रह पाएगा। मैं फिर आऊँगा, मैं फिर आऊँगा और तुझे बताऊँगा कि कौन है हम। तुझसे तो सिर्फ चंद पैसे मांगे थे, लेकिन अब तेरे घर की एक एक खुशी जाएगी, तू देखना मैं फिर आऊंगा। बस इतना कहने की देर थी। वो आदमी डरता नहीं है, वो और बिगड़ जाता है और लातों पे लातें चलाने शुरू कर देता है। ये नज़ारा सारा मोहल्ला देख रहा था खड़े होके। मैं उसको पीछे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस अंकल हो गया, रहने दो रहने दो। और मैं उनको भी कहता हूँ कि आप ही चुप कर जाइए, आप ही चुप कर जाइए, प्लीज़ आप मत बोलिए। वो तीन चार लातें मारता है और फिर वो बड़े गुस्से से अंदर की तरफ जाने लगता है। इतनी देर में उनकी वाइफ आ जाती है। वो जब सारा नज़ारा देखती हैं वो हक्की बक्की रह जाती हैं। और जब ये देखती हैं तो जल्दी से इनके पास, यानी कि अपने हस्बैंड के पास भाग के जाती हैं, कहती हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, इनको ऐसे नहीं मारते। लेकिन वो अहंकार के नशे में इतना चूर था कि उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सबके सामने, सारी कॉलोनी के सामने अपनी वाइफ को तमाचा जड़ दिया और इशारा किया कि जल्दी से अंदर की तरफ निकल, नहीं तो मैं तेरा भी यही हाल करूंगा। अब वो बेचारी किसी को देखने लायक नहीं थी, उसकी कह सकते हैं इज्जत उसके ही पति ने जमी दोष कर दी। वो बेचारी सर झुकाती हुई अंदर चली जाती है और उसके बाद ये इंसान गालियों पर गाली निकालता है। मुझे कहता है अरे इसको जल्दी से लेकर निकल, नहीं तो मैं तेरा हाल भी करूंगा। अब खून गर्म था, मैं उसके सामने खड़ा होता हूँ और मैं उसको फिर कहता हूँ कि हिम्मत है तो हाथ लगा के देख, तेरी एक उंगली नहीं बचेगी, ना तो कुछ पकड़ पाएगा ना तो कुछ कर पाएगा। वो काफ़ी गुस्से में था, लेकिन जैसे वो मुझे देख रहा था, मेरा लाल रंग देख रहा था, शायद उसको ये समझ लग गई थी
कि मैं मार खाने वालों से नहीं हूँ। अगर मुझ पर कुछ भी किया तो उसके बाद उसका जो हवाला होगा, उसको पता लग गया था शायद। वो कहता है तेरे तो मैं बाप से बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मुझसे कर, हाँ तो मैं कहता हूँ मुझसे करना, फटती है क्या तेरी। मैं भी कुछ थोड़ा सा बदतमीज हो गया, लेकिन उसने ज़्यादा बात नहीं की और वो गुस्से में अंदर चला गया। और उसने अंदर से बाजी, ले जा अपने साथ वाले को, इसके साथ तू भी वही बन जा। मुझे गुस्सा तो बहुत लगा, लेकिन माहौल ठीक नहीं था। मैं जल्दी से किसी आसपास कहता हूँ यार क्या देख रहे हो, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ या डॉक्टर के पास इनको लेके जाते हैं, इनकी हालत तो देखो। वो लगभग लगभग अब बेहोशी में जा चुके थे। तो किसी को तरस आ गया था, तब तक शायद ऑलरेडी किसी ने फ़ोन कर दिया था, एक एम्बुलेंस आई और मैं उनके साथ गया। थोड़ी देर बाद मेरे पेरेंट्स भी हॉस्पिटल में आ गए। मुझे थोड़ा-सा था कि वो मुझे गुस्सा होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ी शाबाशी दी कि तूने बड़ी बहादुरी का दिखाया, और मुझे हमें मोहल्ले वालों ने बताया कि तेरी थोड़ी उसके साथ ऊँच-नीच भी होगी। कोई बात नहीं बेटा, हम सँभाल लेंगे, अगर बहुत बोलेगा तो। मेरे पापा कहते हैं कि दूँगा तमाचा चढ़ के साले के। समझता कि अपने आप को, यार एक बेचारा फ़कीर है, तूने नहीं पैसा देना ना दे, बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ तुझे भी जड़ देना चाहिए था उसको। अब ये सुन के जोश तो आता ही है, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने कहा ना कि अ, हर बार ये नहीं देखते कि कोई हमसे बड़ा है और हमें उसका सत्कार ही करते रहना चाहिए। ऐसा होता तो श्री राम रावण को ना मारते और भगवान श्री कृष्ण कंस को ना। हर एक इंसान की एक सीमा होती है, जब वो सीमा क्रॉस कर जाता है तो फिर उसके बाद संहार जरूरी हो जाता है। अब वो ख्वाजा सरा की सारी रिपोर्ट वगैरह मतलब हो जाती है कि भाई कुछ ऐसा पुलिस का केस नहीं बनता, और वो हॉस्पिटल में जितना भी खर्च वगैरह आता है वो सारा हम करते हैं, और उस बेचारे को रेस्ट का कहते हैं, और हम घर वापस आ जाते हैं। उसी रात मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, और जो हमारी खिड़की है, मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर पे मेरा कमरा था, और खिड़की के बिल्कुल आगे सड़क है। कुछ रात के 12:15 के आसपास का टाइम हुआ होगा। अचानक से एकदम तेज आवाज़, खटकने की आवाज़ आती है, और साथ में बहुत दहाड़ से कोई बोल रहा था, बाहर आ, हिम्मत है तो बाहर आ, मैं दोबारा आ गया, कहा था ना आऊँगा। अब जैसे ही मैं ये आवाज़ सुनता हूँ, मैं तो अंदर तक हिल जाता हूँ, और जल्दी से मैं खिड़की से देखता हूँ। हल्की हल्की लाइट में जो स्ट्रीट लाइट जल रही थी, उसमें मुझे नज़र आ रहा था कि ये वही ख्वाजा सरा है। सर पर पट्टी बंधी हुई है, हालांकि खून जो है वो हल्का हल्का लग रहा था उनके चेहरे पर कि सूखा हुआ खून के निशान है। अब शायद वो बड़े गुस्से में था और उस बदतमीज को ललकार रहा था। मुझे होता है कि नहीं नहीं भाई, मैं इनको जाकर रोकता हूँ, ये गुस्से में है, फिर वही हंगामा होगा। और मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ, और इससे पहले कि मैं दरवाज़ा खोल के उनके पास तक पहुँच पाता, वो आदमी बाहर आ जाता है और ये उनसे झगड़ने लग पड़ता है। और वो आदमी अभी कोई बात कर रहा था गुस्से में, और उसकी बेटी और उसका बेटा, बेटी का नाम शिल्पा था और बेटे का नाम राजीव था। वो दोनों बाहर आ जाते हैं, और ये गुस्से में आदमी कहता है, अरे यही था वो, इसको मैंने सबक सिखाया। जो शब्द यूज़ करता है वो मैं शब्द यूज़ नहीं कर सकता। अब उसका बेटा जो है वो कहता है, अच्छा अच्छा यही था, अरे शुक्र हुआ तो आ गया, मैंने बहुत मिस किया, जो हाल पापा ने किया वही हाल मैं तेरा करूँगा। अब वो आवाज़ सुन के ना ही सिर्फ हमारे घर वाले, बाकी भी आसपास के लोग बाहर आ चुके थे। वो बहसे जा रहे थे। मेरे पिताजी भी उसको कहते हैं कि भाई साहब आप रहने दीजिए, तो वो मेरे पिताजी को भी कुछ कहने की शायद ट्राई करता है, लेकिन मेरी शक्ल देख के वो कहीं ना कहीं चुप हो जाता है, और बहसने लग पड़ता है और कहता है कि आप बीच में बताइए, ये हमारा मामला है। तो मेरे पिताजी भी कहते हैं कि भाई बोलचाल में बात हो रही है, रहने दो। लेकिन कुछ समय बाद ये जो आदमी है, ये बड़ी ऊंची आवाज में कहता है, या तमाशा चल रहा है क्या, तुम सभी अंदर जाओ, मैं देख लूंगा। उसकी बात सुनकर सारे लोग अपने अपने घरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और हम भी अपने घर आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद सायरन की आवाज़ आती है, पुलिस की गाड़ी के सायरन की। और मैं सुनता हूँ दरवाजे से कि उस बेचारे ख्वाजा सरा पर एक्यूज़ लगाया जाता है कि ये मेरी बेटी को परेशान कर रहा था रात के समय में, शिल्पा को। और शिल्पा भी कहती है कि हाँ हाँ, ये मुझे मेरा नाम लेकर मुझे गालियाँ निकाल रहा था, मैं कॉलेज से आती हूँ, ये मुझे तंग करता है, और आज यहाँ तक भी पहुँच आया। उस ख्वाजा सरा को बेचारे को ले गए पुलिस वाले, और इनको भी, ये भी साथ में पीछे चल दिए रिपोर्ट लिखाने। अब
मुझे बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये कैसे लोग हैं यार, एक तो बेचारे को मारा पीटा, इतना बुरा हालत किया। चलो वो भी, उसने भी थोड़ा सा गलत किया कि वो दोबारा आ गया, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और इन्होंने ऊपर बेचारे पर पुलिस का केस वो भी झूठा लगा दिया। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, ये सारा सारा सिलसिला चलते चलते तकरीबन कुछ 3 साढ़े 3 बजे के आसपास का समय हो चुका था। दिन सर्दियों के थे, सूरज भी लेट उदय होता था। तकरीबन 5 बजे के आसपास फिर से पुलिस की जीप की आवाज़ आती है मुझे। इनके घर के बेल खटखट इनके घर के बेल की आवाज़ भी आती है, यानी कि पुलिस वाला इनके पास ही आया होगा। अब सर्दियों के दिन होने की वजह से आवाज़ आपको पता है कि सुनाई दे देती है, और मुझे बड़े खास तौर पर सुनाई दे रहा था। पुलिस वाला उस आदमी को बोल रहा था कि वो नाम लेके, कि जिसके खिलाफ आपने वो कंप्लेन की थी ना, उसने जेल में खुद को ख़त्म कर लिया, आपको आना पड़ेगा क्योंकि आपने कंप्लेन दी थी, और थोड़ा बहुत जो भी कानूनी कार्रवाई है सारी देखनी पड़ेगी। तो वो आदमी उन्हें के साथ बैठ के चला जाता है। मैं उसी समय उठता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, अपने माता पिता को सारी बात बताता हूँ। उनको भी काफ़ी बुरा लगता है कि भाई ये है। लेकिन एक बात एक बात वो जाते जाते कह गया था, और वो थी, जब वो यहाँ से पुलिस वाले उसको लेने आए थे और लेकर चले गए, वो कह रहा था कि तुम मुझे अब यहाँ से लेके जा सकते हो, लेकिन फिर वही उसने सुबह वाली बात दोहराई कि तुम्हारी खुशियाँ नहीं रहेंगी, तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा घर बर्बाद होता है। तुमने बिना झूठे रोप में मुझे फंसाया है ना, दे देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। अब ये हो गया। उसके बाद फिर जो हमारी कॉलोनी थी, उनकी सोसाइटी जो हमारी बनी थी, जैसा मैंने कहा वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी, उन्होंने फिर एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया कि कोई भी शख्स इस घर से वास्ता नहीं रखेगा, ना ही कोई इनको खुशी में इनवाइट करेगा, ना ही कोई गमी में इनके घर जाएगा, ना ही कोई ये खुशी का इनके घर में मौका आता है तो इनसे कोई एक्सेप्ट करेगा डब्बा वगैरह जो होता है शादी का या कोई भी, और ना ही इन केस किसी के घर में कोई बुरा हो जाता है तो अगर ये इनमें से कोई आता है इनको आने नहीं देगा। हम इनका पूरी तरीके से बायकॉट करेंगे। अब मेरे जो माँ थी वो कहती हैं कि देखो, इन सब में सिर्फ उस लेडी बेचारी का कोई कसूर नहीं, वो तो बल्कि हमारे घर आके भी बात करती है कि भाई ये ऐसे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो इन केस अगर हमारा उनके साथ सिर्फ थोड़ा सा कांटेक्ट होता, आप समझिए बिल्कुल पास पास में ही घर है, और आप समझ सकते हैं इस बात को। तो इतनी बात की एक्सेप्शन मिल गई कि हाँ ठीक है, उस लेडी को थोड़ा बहुत आप जो भी बातचीत हो सकती है, अदरवाइज कोई भी अगर उनसे फैमिली से मतलब सोशल बाइकआउट कर दिया उनका। अब ये बात उन तक भी पहुंचनी लाजमी थी। तो वो जो आदमी था ना, बड़ा अहंकारी आदमी था, पैसा वगैरह तो था उसके पास, तो उसने क्या किया, उसने 3 4 दिन बाद ही वो घर खाली कर दिया कि ठीक है तुम ही नहीं बुलाते तो मैं ही नहीं तुम्हें बुलाता, हम ही नहीं यहाँ पे रहते। और कहीं और उसने सौदा वगैरह करके रेंट पे, हमें नहीं पता, किसी और जगह पे मकान ले लिया। कहीं ना कहीं हम भी खुश हुए, और सारी कॉलोनी भी खुश हुई कि जैसे कहते हैं ना, गला सड़ा सेब था वो निकल गया, अच्छा हुआ। खैर अब हमें नहीं पता उनके बारे में कि वो कहाँ पे हैं, क्या हाल है, लेकिन एक दिन, कुछ महीनों बाद, एक दिन एक औरत आती है हमारे घर। थी वो जानी पहचानी, लेकिन बदलाव बहुत ज्यादा था। एक अच्छी खाते पीते घर की औरत, देखने में सुंदर, जिसे हम आंटी जी कहते थे, हमारे बिल्कुल घर के पास ही तो रहती थी। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद आज जो वो हमारे घर में आई, तो मैं उनको देखकर हैरान रह गया। मुरझाया हुआ चेहरा, बिल्कुल सफेद बाल, जैसे 80 90 साल की बुजुर्ग महिलाओं के होते हैं, चेहरे पे झुर्रियां। अरे सुषमा आंटी, आप सब कुछ ठीक ठाक तो है, ये क्या हो गया? तो वो कोई जवाब नहीं देते, वो कहते हैं नहीं बेटा, मम्मी है घर पे। तो मैंने कहा हाँ हाँ, वो अंदर आती हैं। तो माँ भी देख के हैरान हो जाती है कि ये आपको क्या हो गया सुषमा जी, अरे आप तो कुछ ही महीनों में क्या हो गया। तो बस वो सुन के बाद थोड़ा सा उनकी आंखों में आंसू हो जाते हैं, कहते हैं कि बस मैंने सोचा कि आज आपसे मिल लूं, फिर पता नहीं कब मिलना होगा, होगा भी कि नहीं होगा।
कुछ बातें करनी थी, अगर आपके पास समय है तो कर सकती है। तो मम्मी कहती है आप कैसी बातें कर रही हो सुषमा जी, आपको पता है जब सारी सोसाइटी ने डिसीजन लिया तो हमने कहा था ना कि हम आपके साथ तो लिंक रखेंगे। अब आप 3-4 दिनों बाद घर छोड़ के चली गई, मतलब आपके पति। तो फिर अब हम उसके बाद आपका भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं चेंज कर लिया, नंबर आपने सब कुछ। सुषमा आंटी जो थी वो कहती हाँ, उसके बाद जो कुछ हुआ उस बेचारे ख्वाजा सरा की सारी बद्दुआओं का असर था। अब माँ बड़ी हैरान होती, कहती कि मतलब उसने जो बोला सच हुआ। तो ये बड़े अफसोस से सर हिलाते हुए कहती हाँ। तो फिर माँ पूछती क्या हुआ, सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तो नहीं हुआ। तो फिर अब वो बताना शुरू करती है। वो कहती हैं कि बात फिर से वही आती है कि जब वो सुबह सुबह दोबारा पुलिस वाले का ने रिंग की, वो पता लगा कि ऐसे ऐसे वो बेचारा मर गया। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं तो रोने लग पड़ी। और मेरे हस्बैंड ने उल्टा मुझे डांट दिया कि तू तेरा कोई वो लगता था क्या, तेरा रिश्तेदार लगता था कि तू रोने लग पड़ी है, अच्छा ही हुआ मर गया। बड़ा अकड़ रहा था मुझसे। और वो जाते हैं, उसके बाद सुबह आ जाते हैं। अब रोब तो हमने झूठे लगाए थे, हमें पता है। एक आधा दिन बीतता है, शाम के समय में ना मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि जो ये पत्ते पत्ते हैं, फूल पत्ते हैं, ये इतने मुरझा से क्यों गए हैं। सुबह तो मैंने पानी दिया और मैं रोज ही पानी देती हूँ। मैं अपने कमरे में जाती हूँ, रसोई में चाय वगैरह बनाती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत घर का काम करके देखती हूँ, दोबारा पानी डाल देती हूँ। लेकिन मैं जब दोबारा वापस आके देखती हूँ तो वो और ज़्यादा मुरझाए हुए थे। मुझे ये बात समझ नहीं आती। यही हाल मेरे हस्बैंड देख लेते हो, मुझे गुस्से होते तो पानी नहीं डालती। मैंने कहा भी आज सुबह भी पानी डाला, रोज ही डालती हूँ। अब मैं और डालने लगी थी, लेकिन ये ज़्यादा ही जल्दी मुरझा रहे हैं। आप माली वगैरह को बुलाइए ना कि कोई क्या दिक्कत है, कीड़ा वगैरह तो नहीं है। कहा तो चलो ठीक है। रात के समय में मुझे अचानक से दरवाजे के खटखटने की आवाज़ आई। मैं एकदम से उठती हूँ। मैं क्या पाती हूँ कि ये तो आराम से सो रहे हैं और किसी और के भी उठने की कोई खबर नहीं, मतलब कि सिर्फ मुझे आवाज़ आ रही है। मैं देखती हूँ कि दरवाजे को कोई खटखटा रहा है और देखते देखते दरवाजे से कोई ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और मैं देखती हूँ कि ये वही ख्वाजा सरा है। मैं तो हैरान रह जाती हूँ, सन की सन रह जाती हूँ। बस उसी जगह पे पत्थर बन के खड़ी रह जाती हूँ कि ये तो मर चुके हैं, ये कैसे आ गए। और देखते देखते वो मेरे सामने आके मेरे कंधों पर ऐसे हाथ रख के बोलते हैं कि तू इनसे जल्दी से अलग हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं है, तू भली है, तुझे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इनको नहीं छोड़ूंगा। अब ये देखेंगे कहर मेरा। मैं इससे पहले कुछ बोल पाती, अचानक से मेरी जाग खुलती है। मैं पसीनों पसीनी हो जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि चलो शुक्र है ये सपना था, लेकिन डर तो मेरे मन में बैठ चुका था। अगली सुबह जब मैं उठती हूँ तो देखती हूँ कि पौधे और मुरझा चुके थे। मुझे पता लग गया था कि कुछ ना कुछ गलत हो चुका है, लेकिन ये बात मैं करती किससे। इन बातों को 2 दिन हो चुके थे, 3 दिन हो चुके थे। मैं सोच रही थी आपसे बात करूं, लेकिन उससे पहले ही हमें पता लगा कि हमें तो सोशल बायकॉट कर दिया गया हमारे इस कॉलोनी में। फिर इन्होंने बड़े गुस्से से किसी को फ़ोन किया और जल्दी ही मतलब चलती है आपको पता है इनकी, तो इन्होंने किसी घर का अरेंजमेंट किया कि हम तो यहाँ से निकल के दिखाएंगे फिर देखेंगे। अब कहते जब हम वहाँ पे गए तो 3-4 दिन निकले, मुझे कोई सपना भी नहीं आया। तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है कि कुछ माहौल वगैरह ऐसा हुआ है और शायद उसकी वजह से। अब 3-4 दिन बीतते हैं, रात का समय होता है, तो किसी के ना बहुत ठक 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 करने की आवाज़ आती है। मैं फिर से उठती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पति भी उठे थे क्योंकि उनको भी ये आवाज़ आ रही थी। और कहते हैं कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ ऊपर से आ रही थी, छत से, कि जैसे छत में कोई हथौड़ियाँ चला रहा है। मुझे कहता है ये कौन है। मैंने भाई मुझे क्या पता कौन है। मेरे पति और मेरा बेटा राजीव दोनों ऊपर जाते हैं, देखते हैं ऊपर कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद नीचे आए, कहते हैं पता नहीं था है तो कोई नहीं, लेकिन ऐसे कैसे आवाज़ आ सकती है। तो मैंने कहा कि शायद कोई आसपास कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो, रात के टाइम पे भी काम चल रहा होगा, लेकिन आसपास ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही थी। तो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है सुबह देखेंगे। अगले 2-3 दिन ऐसे ही चलता है। रात को छत पे आवाज़ आती है, परेशान होते हैं, लेकिन कोई होता नहीं है। फिर भी बात को आई गई कर देते हैं। लेकिन एक रात जो आवाज़ थी, कुछ अजीब सी आवाज़ थी। आवाज़ आती है फिर से, लेकिन इस बार छत से आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ घर के अंदर से ही आ रही थी। मेरे पति उठते हैं,
इससे पहले हम कमरे से बाहर जा पाते, राजीव की बहुत ऊंची आवाज़ आती है, पापा जल्दी बाहर आओ। इससे पहले मतलब हम कुछ सोच पाते, हम जल्दी से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि जो हमारी बेटी है शिल्पा, वो दीवारों में हाथ को मारे जा रही है और वही आवाज़ आ रही है बहुत तेज़। और हम उसको जल्दी से जाके रोकते हैं। जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो इतनी तेज़ से छुड़ाती है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, और उसकी आवाज़ शिल्पा की आवाज़ नहीं थी, वो आवाज़ थी उसी ख्वाजा सरा की। और वो कहता है, कहा था ना आऊँगा मैं। यही है ना वो जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। मुझे उस दिन पता लगा था कि उस बेचारे ख्वाजा सरा को मेरी बेटी ने उस थाने में थप्पड़ मारे थे, इसी गुनाह पर कि तूने मुझे छेड़ने की कोशिश की और पुलिस के सामने थप्पड़ मारे थे। और पुलिस भी कुछ कहे कहानी कि ठीक है, अभी लड़की को तंग किया तो थप्पड़ मारे थे। और वही हाथ वो अपनी दीवारों पर मार रही थी और हंस रही थी। मेरे पिता कहते हैं, अरे पागल हो गई है क्या? जैसे पिता जाते हैं तो वो कस के पिता को तमाचा मारती है। जब वो तमाचा लगता है, मैं राजीव तो डर के पीछे हो जाते हैं, और मेरे हस्बैंड वो तो सन के सन कि ये मेरी बेटी ने मुझे तमाचा मार दिया। लेकिन उसकी आवाज़ उसी ख्वाजा सरा की थी। वो कहती है, तुम्हें सबको सबक सिखाऊंगे, और तुझे मैंने कहा था ना कि चली जाए यहाँ से। मैं तुझे अभी भी कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इन तीनों को नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेरा बहुत बुरा किया, मुझे मरने पर मजबूर किया। मेरा कसूर क्या था? मैंने सिर्फ मांगा ही था ना, नहीं देते। लेकिन अब इनका हाल बुरा होगा। अब मेरे हस्बैंड डरे हुए थे। वो कहते हैं कि तू जो भी है निकल जा मेरी बेटी से। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, वो तो कुछ नहीं किया। तो इससे पहले कि वो कुछ बोलते, मैं भी कहती हूँ, हाँ प्लीज प्लीज मेरी बेटी को तो मत कहो ना, वो तो बेचारी मासूम है। तो कहती है, हाँ मासूम है, इससे पूछ कि कौन कौन किस किस लड़के के साथ ये घूमती है। तुम्हारे घर में बहाना मार के कॉलेज में ये बंक मारती है और लड़कों के साथ घूमती है, बहुत मासूम है ये। अब इतना कहते ही अचानक शिल्पा गिरती है, और फिर से जब उठती है तो कहती है, पापा ये क्या, आप क्यों, मेरा ये हाथ ही उतना दुख रहा है। अब जब मेरे हस्बैंड को ये महसूस होता है कि कुछ ठीक है, वो बड़े गुस्से से शिल्पा को पकड़ के तमाचा लगाते हैं कि तू कॉलेज में पढ़ने जाती है या लड़कों के साथ घूमने जाती है। जब ये बात शिल्पा सुनती है तो वो पहले डर जाती है कि इनको कैसे पता लगा। फिर वो नहीं पापा, आपको किसने कहा? इससे पहले कि कुछ और बोल पाती, मेरा बेटा रजीब भी तमाचा मारता है कस के कि इसको अंदर बंद करो, कमरे में करो इसको बंद, इसका कॉलेज जाना बंद करते हैं। अब वो रो रही थी, कुरला रही थी कि मैंने तो कुछ नहीं किया और मेरा हाथ भी बहुत दर्द कर रहा है पापा। ये गुस्से से उसको अंदर करते हैं बंद। कुछ समय तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से उसी ख्वाजा सरा की आवाज़ आती है, अब मैं इसको बताऊंगी। अब अंदर से बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी। मैं हाथ जोड़ रही थी, पाँव पकड़ रही थी कि अंदर उस बेचारी को कुछ हो जाएगा, वो जल्दी से दरवाज़ा खोलो, वो बेचारी मर जाएगी, वो क्या कर रही है। लेकिन मेरे पति कहते हैं, अरे कुछ नहीं, ड्रामे कर रही है सारे, अभी देखा ना मेरे पे हाथ उठाया इसने। मैं कहती हूँ कि वो नहीं थी, वो उसकी आत्मा थी। तो ये मुझको भी बहुत बुरा बोलते हैं कि तू ऐसा कुछ आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, सब वैसे ही कर रही है। अब कुछ देर बाद वहाँ से आवाज़ आनी बंद हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ, प्लीज़ अब तो दरवाज़ा खोल दो, थक के सो गई होगी। और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो हम तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसका जबड़ा टूटा हुआ था, और वो जो आवाज़ आ रही थी ना, वो खुद को थप्पड़ मारने की आवाज़ आ रही थी। चेहरा उसका लाल, उंगलियों के निशान, जख्मों के निशान दोनों गालों पर। ये देख के तो मेरे हस्बैंड का भी दिल पसीज गया। वो जल्दी से, शिल्पा क्या हुआ बेटी, शिल्पा। और जैसे उसको उठाते हैं, उसका जो हाथ था वो भी चकनाचूर, बिल्कुल जैसे सिर्फ हड्डियां हैं, नहीं बस मांस है। जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ जाके पता लगता है कि उसको ब्रेन इंजरी हो चुकी है और अभी वो होश में नहीं आ सकती। आज इस बात को कुछ महीने बीत चुके हैं। उसमें 3-4 बार होश में आई है। 2 बार उसने मुझे माँ कह के पुकारा, और 2 बार मुझे कहा, तू चली जा यहाँ से, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। इसके बाद
भारी थी मेरे बेटे राजीव की। उसका इतना भयानक एक्सीडेंट होता है कि उस एक्सीडेंट में उसकी बाजू और उसकी टांगें दोनों टूट जाती हैं। वो अपाहिज हो चुका है, वो न चल सकता है, ना फिर सकता है, और तो और ना ही वो बोल सकता है, वो व्हील चेयर पर है। ये हुआ, ये देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो मैं भी एक तरह से बेहोश हो गई, मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी। कुछ दिनों बाद मुझे होश आई, लेकिन जब मेरी होश आई, मुझे होश आई, तो तब मैंने अपने पति में एक बदला हुआ इंसान देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहा था कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सुषमा, मुझे लगता है कि ये सब उस ख्वाजा सरा का ही बद्दुआ का सब है। देखते ही देखते हमारा परिवार, शिल्पा अभी तक सही नहीं हो सकी, ऊपर से राजीव देखो, और तेरे भी हालत ख़राब है। मैंने मैंने किसी से बात की और उसने कहा है कि ये ख्वाजा सरा का श्राप है, और जब वो दुखी होकर श्राप देता है, फिर वो जिस पर श्राप होता है वो बचता नहीं है। हाँ, एक कोशिश कर सकते हो कि जो इनकी सोसाइटी है वहाँ पर जाकर माफ़ी मांगो। और मैं गया वहाँ पे, मैं गया और मैंने सारी बात की। वो बहुत गुस्सा है मुझ पर, लेकिन मैंने हाथ जोड़े कि मैं अहंकार में गलती कर बैठा। तो फिर उन्होंने मुझसे सफाई कराई, यहाँ तक कि मुझसे वो कपड़े भी पहनने के लिए कहा गया, और मैंने पहने भी अपने परिवार के लिए, और वैसे ही मुझे नृत्य करने के लिए कहा गया जैसे ख्वाजा सरा करते हैं। मैंने सब किया, मैंने उनकी सफाई की, उनकी सेवा की, और उसके बाद कहते हैं कि अब वो देखो तुम्हें माफ़ करता है कि नहीं करता, लेकिन अब इससे बुरा नहीं होगा। शायद उसने माफ़ नहीं किया हमें, क्योंकि कुछ दिन बाद जब मैं घर पे आई और अचानक पुलिस एक दिन घर पे आती है और मेरे हस्बैंड को उठा के ले जाती है, पता लगता है कि जो हमारी घर की मेड है उसने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने उसके साथ गलत किया। वो अभी भी जेल में है, उनकी बेल नहीं हो सकी, और बेटा व्हील चेयर पे है। और जितने रिश्तेदार थे कुछ तो पहले ही हमसे नाराज़ रहते थे इनके स्वभाव की वजह से, और बचे कुचे तो जो इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारे साथ कुछ बुरा हो और हमें बोलने का मौका मिले, वो सब कुछ आप समझ रहे हैं। अब बची हूँ सिर्फ मैं। ये मेरी हालत उस ख्वाजा सरा ने की, उसने नहीं की। ये तो बस गम, दुख मेरे मेरे पति का, मेरे बच्चे का मैं कितना देख सकती, नहीं देख सकती। उसी वजह से मेरी ये हालत हो चुकी है। इसलिए मेरा मन किया आपसे मिलने का, क्योंकि इतने बुरे समय में भी वो सिर्फ आपका परिवार था जिसने कहा था कि कम से कम आपसे तो वास्ता रखेंगे। जब ये सारी बात वो कर रही थी तो दुख तो हमें भी बहुत लगा था, लेकिन इनको देखकर, इस लेडी को देखकर, ना कि उस आदमी के बारे में, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। उसकी वजह से एक बेकसूर शख्स की जान, वो भी शख्स बेचारा जिनको जिनको समाज में एक्सेप्टेंस ही नहीं है, और उसकी वजह से उस बेचारे की जान चलेगी। उसने कितना दुख भोगा। जो शख्स सारे दिन पैसा इकट्ठा कर रहा था कि रात को खाएगा खाना, और वो रात उसके जीवन की आखिरी रात बनी सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की वजह से, और किसी की वजह से नहीं। आज का जो सिनेरियो हो, जैसे मैंने कहा कि 10 साल बीत चुके हैं, जो वो केस था वो वापस ले लिया गया, और आंटी जी अब पहले से ठीक हैं, और जो वो शख्स है वो भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो राजीव है वो धीरे धीरे रिकवर हुआ। अब उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, लेकिन सुधरा हुआ। और शिल्पा की भी शादी हो चुकी है, उसको कई महीनों बाद वो दोबारा से ठीक हुई। हाँ, हालांकि उसका हाथ अभी भी बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं करता, दिक्कत आती है बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्टिविटी करने पर, और उसके कुछ कुछ निशान आज भी नज़र आते हैं। वो परिवार दोबारा इस घर में वापस आ गया, और आज भी उसकी फ़ोटो, उस ख्वाजा सरा की फ़ोटो उन्होंने अपनी दीवार पर लगा के रखी है। उस पर हार चढ़ाते हैं, रोज़ उसकी पूजा करते हैं। पूजा इन दी सेंस जैसे बुज़ुर्गों की पूजा होती है, पुरखों की पूजा होती है। शायद किसी सोसाइटी में से ख्वाजा सरा की कहा होगा कि ऐसे करो, और उसकी वजह से धीरे धीरे इनका जो घर था दोबारा से नॉर्मल हो चुका। और ये ख़ास तौर पर उस वर्ग की सेवा भी करते हैं, क्योंकि पैसों तो इनके पास काफ़ी था, है अभी। उस वर्ग की सेवा करते हैं। आज हमें इस चीज़ की खुशी है कि कम से कम आंटी की खुशियाँ दोबारा लौट आई हैं, और वो जो शख्स जो अहंकार से भरा हुआ था, पत्थर था, वो हमारी वो वेलफेयर सोसाइटी का भी हिस्सा है।
वहाँ पर भी वो बढ़ चढ़ कर ऐसे होक देता है। और वो कहते हैं ना कि कहावत है, जैसे मैं कई पॉडकास्ट पे बोलता हूँ कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, रश्मि रथी दिनकर कवि। ये बिल्कुल एक्सैक्ट उदाहरण है। और उस बेचारे ख्वाजा सरा की आत्मा, उसको शायद तरस आ गया और उसने उससे आगे कुछ नहीं किया। ये तो ऐसे लोगों का अंजाम क्या होना चाहिए, ये तो अब सोच, अब आप खुद बताइए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ऐसे शख्स के सामने अगर मैं भी खड़ा होता तो कम से कम मैं भी अपने संस्कार भूल जाता और मैं भी कुछ ऐसा कर जाता इसके साथ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आप बताइए कि अगर ऐसा इंसान आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? मुझे तो सच में बहुत गुस्सा लगा। और अब एक वाक़या जो कुछ कुछ मेरे साथ हुआ था, अभी शायद 2 या 3 महीने, या शायद हाँ 2 महीने पहले की बात है। आमतौर पर ना पहले मैं क्या करता था कि जो ये ख्वाजा सर होते हैं ना, ये आप देखते हैं बसेस में आते हैं, ट्रेन में आते हैं, या फिर कई बार दिल्ली में जाओ तो रेड लाइन पर खड़े होते हैं और ये मांगते, तो पहले मैं इनको दे देता था, पैसे दे देता था। और फिर मुझे पता लगा कि इनका भी गैंग है, मतलब कुछ लड़के हैं जो खास तौर पर ये मेकअप करके बनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें तो मिल ही जाएगा। तो फिर मैंने देना छोड़ दिया इनको पैसा। मैं मतलब पैसा देना ये नहीं कि गुस्से से बस इनके हाथ जोड़ा था कि नहीं, क्योंकि भाई ऐसा नहीं अपना, जिसे कहते हैं कि वो हलाल की कमाई है, बड़ी मुश्किल से कमाई होती है। और ऐसे नहीं भाई दिन में हम इनको पैसे दे, रात में दारू पार्टी करें, है ना। तो इस चीज़ का मैंने किया कि भाई ठीक है, अब मैं किसी ऐसे भिखारी को नहीं देता पैसे कि भाई ये इनका गैंग होते हैं। लेकिन एक वाक्य मेरे साथ हुआ, वो था कि मैं वापस आना था मैंने, और चांदनी चौक से आपको पता होगा कि स्लीपर बसेस जो होती है रेड फोर्ट के पास, तो मैं कॉरिडोर से आ रहा था, तो मेरे सामने एक खासू सर, पता नहीं वो था भी कि नहीं, उसके हाथ में जैसे इन्होंने अपना थोड़ा बहुत शो ऑफ करने के लिए किया था, देखो मैं पैसे मिले। अब मुझे वो पता था कि वो खड़ा हुआ और वो पैसे तो मांगेगा ही, और मैंने पहले से अपना माइंड सेट किया था कि भाई अगर होगा तो मैं हाथ जोड़ दूंगा कि नहीं। क्या हुआ कि जैसे इनकी कई बार ये खास तौर पे कुछ ऐसी हरकत करते हैं, मतलब ये नहीं मैं जो हो सकता है जानबूझकर बने हो, जब ये बिल्कुल सामने आया ना तो उसने मुझे ऐसे ही पकड़ने की कोशिश की, मुझे गुस्सा चढ़ गया कि यार ये क्या है। मैंने बड़े गुस्से से उसको ऐसे पीछा किया है, और मैंने उसके बाद उसने कुछ बोला बोला तो मैंने उसको सुना नहीं। ऑल तो मुझे थोड़ा सा महसूस बाद में हुआ कि नहीं, बट फिर मैंने सोचा क्यों नहीं भाई, ऐसे थोड़ा यार आप किसी मतलब रास्ते चलते इंसान के साथ बदतमीजी करो, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा होता है। आप मांग रहे हो, आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बात की बात है, बात खत्म है। आप बदतमीजी किसी से नहीं कर सकते, बदतमीजी करोगे तो भाई मैं ऐसे किसी को टॉलरेट नहीं करता। तो कुछ मतलब गलत लोगों की वजह से बेचारे इनका भी काम चले जाता है। तो पता नहीं, मैं इस बात में कंफ्यूज हूँ कि भैया अब कौन असली है कौन नकली, क्या पता है। अब हो भी तो भाई इनको 10 रुपए देते हैं, अब इससे ज्यादा क्या देंगे। अगर 10 रुपए दें तो ये नखरे करते हैं, भाई 100 रुपए दो, 100 रुपए क्यों दे भाई। आप 10-10 करके रात तक कितने कमा लोगे, 100-100 देने लग पड़े फिर तो आप, मतलब ये नहीं कि आप जितने मर्जी कमाओ, हमें उस चीज़ से कोई नहीं, लेकिन लक्ष्मी है भाई, हम आपको दे रहे हैं। और कईयों के नखरे होते हैं वो लेते नहीं है, ये इनकी बात नहीं कि वो बेचारे फकीर होते हैं, उनको भी हम 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए दें तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो इससे पता लगता है कि भाई उनको, जिसके पेट में आग लगी होती है ना भूख की, उसको होता है जो मिलता है मिल जाए भाई, मैंने अपना पेट भरना। और ये फिर यहाँ से पता लग जाता है कि ये भाई वो है ही नहीं है, ये बस पैसे का ही है मसला। तो इसलिए आ, ये वाक्य था। अब ये भी बताना है कि मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। मतलब मैंने कोई बोला नहीं है, जस्ट मैंने उसको पीछे धकेला कि भाई ये कोई कारण नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप बता देना। सो आई होप ये किस्सा आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब वक्त तो चला है आज के किस्से को ख़त्म करना का। जल्दी मिलेंगे अगले किस्से में, नए एपिसोड में, नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।